नोटरी पब्लिक बोर्ड लगे देखे आपने, जगह जगह कचहरियों के बाद नोटरी पब्लिक यहाँ है, यहां से नोटरी अटेस्ट करना। सुनिएगा जब नोटरी क्या करता है, जो अटेस्ट करता है जी किसी भी डॉक्यूमेंट को, आपने स्कूल डॉक्यूमेंट में कहीं पे एफिडेविट या कोई सर्टिफिकेट दिए होंगे तो वहां पे लिखा रहता है कि नोटरी अटेस्ट करना है। पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तब वो कहते हैं कि जी अपने डॉक्यूमेंट्स को नोटरी से अटेस्ट करना। मैं आपको बता देता हूँ जी नोटरी बेसिकली क्या करता है। नोटरी सबसे मेन एक चीज करता है, सिग्नेचर अटेस्ट करता है। ठीक है, आज मैं सरकार के अंदर लेटर से मैं एक डॉक्यूमेंट पे साइन करके देता हूं कि जी मैं आपको 5 लाख रुपया पे करूंगा, ठीक है, और नीचे मैंने साइन कर दिए अपने प्रॉपर सीए राघव सिन्हा ने, ठीक है। जब वो 5 लाख रुपए 2 साल बाद देने की बात आई तो मैंने कहा कि सर मैं तो नहीं देता। कहते कि ऐसे कैसे नहीं देते, आपने साइन करके दिए। मैंने कहा ये मेरे साइन है ही, किसी ने फॉर्ज किए, मैंने तो ये साइन कभी किए। तो इस तरह की कंफ्यूजन से बचने के लिए वो कहते हैं नोटरी से अटेस्ट करो। तो नोटरी के पास जब मैं अटेस्ट करवाने जाऊंगा तो नोटरी कहते हैं कि सर आई डू हियर बाय अटेस्ट कि इस पर्सन ने मेरे सामने साइन किया, ठीक है। तो नोटरी जब अटेस्ट करवाने जाते हो तो कायदे से जो जेन्युइन प्रोसीजर है वो ये है कि आप उसके सामने साइन करें, ठीक है। अगर एक जेन्युइन मैल प्रैक्टिस बहुत चलती है कि ये पैसे देकर भी वो टेस्ट कर देते हैं, बिना कुछ चेक किए भी टेस्ट कर देते हैं, बट जेन्युइन प्रोसीजर ये है, दिल्ली में यही होता है, ठीक है। बड़ी से बड़ी कंपनी का एमडी भी है, लाइक से 100 करोड़ 500 करोड़ रुपए वाला भी जो पर्सन है वो भी कचहरी में जाता है, नोटरी के सामने साइन करता है, उसको कोई बिल्डिंग खरीदनी होती है, नोटरी तो जाकर टेस्ट करता है, ठीक है। दैट्स हाउ द जेन्युइन प्रोसीजर इज। आगे चलते हैं जी, एनएसई तो आपको पता है इंडिया की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी और एक एनएसई। बीएससी इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है? ठीक है जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बट बॉम्बे को चेंज करके मुंबई कर दिया क्योंकि बॉम्बे में जब से बॉम्ब ब्लास्ट हुए मैंने इसका नाम ही बॉम्बे था, चेंज करो मुंबई करो। So, but यहाँ yes, that was the reason. So, बॉम्बे को फिर मुंबई कर दिया, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? इंडिया की है, ठीक है। नीचे वाली नहीं है, NYSE नहीं है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। मैं पूछ रहा हूँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? ठीक है जी, ये भी बॉम्बे में है, ठीक है, बिकॉज बॉम्बे इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। सब कुछ वहीं पे है जी, दलाल स्ट्रीट वहीं पर है, ठीक है। सभी के हेड ऑफिसेस बॉम्बे में हैं जी। सो बॉम्बे इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, बॉलीवुड इज देयर। नेक्स्ट इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वो तो आपने पढ़ी है जी, NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट इज ओथ। ओथ इज गवाही देना, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि मूवीज में वो गीता और कुरान पे हाथ रख के बोलते हैं कि जो भी मैं कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा और कुछ नहीं कहूंगा। दैट इज द ओथ। तो कहते हैं टू स्वेयर, कसम खाना, अबाउट द ट्रुथ ऑफ अ स्टेटमेंट, जो भी मैं बोल रहा हूँ सच है। एक और वर्ड ओथ से ही पहले पढ़ा दूं, दैट इज द प्रिज्यूरी। प्रिज्यूरी इज ओथ में झूठ बोल देना, इज द प्रिज्यूरी, ठीक है। और इस पे जेल है जी, ठीक है, 5-5 साल की जेल होती है अगर आप झूठी गवाही देते हुए पकड़े जाते हैं। सो इन दैट केस प्रिज्यूरी की इतनी होती है कि आपने ओथ पे झूठ कैसे बोलते हैं, ठीक है, यू कैन नॉट डू दैट। नेक्स्ट इज द ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट इज कि आपके बैंक में जितने रुपए आप उससे ज्यादा पैसे विड्रॉ करेंगे, दैट इज ओवरड्राफ्ट। मेरे बैंक में 5 करोड़ रुपए, मैंने 7 करोड़ का चेक काटा, बैंक ने क्लियर कर दिया। मैंने कहा सर ये ऐसे कैसे क्लियर कर दिया? तो बाउंस होना चाहिए था जब आपके बैंक में रुपए नहीं। बैंक से मैंने ओडी लिमिट ले रखी थी, अपना घर गिरवी रखवा रखा था, और मैंने बोला था कि सर मेरे क्यों 10 करोड़ की ओडी लिमिट चाहिए, मतलब अगर मैं कभी ज्यादा भी पैसे इश्यू कर दूं तो आप वो दे देना, मैं आपको जल्दी ही चुका दूंगा। और गिरवी मैंने आपके पास अपना घर रखवाया ही। बट अगर मेरे पास वो ओडी लिमिट ना होती तो मैं 5 करोड़ 1 रुपए का भी चेक काटता तो वो बाउंस हो जाता, ठीक है। बट क्योंकि मेरे पास ओडी लिमिट थी तो वो कहते हैं जितना बैलेंस अवेलेबल है आप कई बार उससे भी ज्यादा का चेक काट देते हैं और बैंक उसको क्लियर कर देता है। इट इज ओडी, इट इज अ टाइप ऑफ लोन, इट इज लायबिलिटी ऑलवेज। ओडी लिमिट में जो भी पैसे खड़े होते हैं हमेशा लायबिलिटी साइड करते हैं कि बैंक कितने रुपए आपने देने वाले हैं, क्योंकि आपने इतना ओवरड्रॉ कर रखा है। पेई, 2 होते हैं जी बंदे, एक पेयर और एक पेई। पेयर जो दे रहा है, पेई जो रिसीव कर रहा है,
ठीक है। सो इसमें बहुत कंफ्यूजन है, आपको ध्यान से करना पड़ेगा पेपरमेट के काम कि पेई कौन है, द पर्सन हु इज रिसीवेबल, जिसके फेवर में बिल्स रिसीवेबल इशू किया जाता है, जिसको अमाउंट इज पेबल, जिसको पैसे देने हैं, जिसने रिसीव करने, दैट इज द पेई। पेइंग स्लिप, बैंक में जब आप जाते हैं ना कैश डिपॉजिट करवाने, तो आप उनको कहते हैं कैश डिपॉजिट स्लिप दे दो, ठीक है, जिसमें आप भरते हैं कितने नोट हैं जी 500 के, और कौन से अकाउंट नंबर में कौन सी डेट, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर नीचे साइन करके आते हैं, दैट इज अ पेइंग स्लिप। सो कहते हैं फॉर्म फिल्ड अप टू डिपॉजिट द कैश और चेक इन अ बैंक इज द पेइंग स्लिप। ट्रेजरी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ओथ पे झूठ बोल देना इज द ट्रेजरी। नेक्स्ट इज द परक्विजिट। परक्विजिट कई बार आपको जो सैलरी है वो कैश में नहीं दी जाती बल्कि काइंड में दी जाती है, दैट इज द पर्पस, ठीक है। कोई काइंड में क्यों देगा? टैक्स इवेजन, ठीक है, टैक्स इवेजन का बड़ा अच्छा तरीका है पर्क्विजिट्स देने का। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मेरे पास 20 लाख का पैकेज है, मेरे को साल में 20 लाख रुपए मिलते हैं, प्रमोशन मिलने लगा तो उन्होंने कहा कि जी अब आपका पैकेज 25 लाख का कर देते हैं। मैंने उनको क्या कहा कि सर 25 लाख करोगे, अब जो एक्स्ट्रा 5 लाख दोगे उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा, 1.5 लाख तो गवर्नमेंट ले जाएगी, ठीक है। मैंने कहा कि सर आप मेरा पैकेज 20 लाख ही रहेगा, आप ना मेरे घर का रेंट पे कर देगा, ठीक है, वो महीने का 50,000 रुपए, साल का 6 लाख रुपया है, आप वो पे कर दीजिएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, कि आपको के घर का रेंट हम सारा पे करें। तो मेरे से जब गवर्नमेंट ने पूछा कि सर आपको कितनी पे मिलती है, मैं कहा सर देखो 20 लाख, चेक बुक मेरा बैंक स्टेटमेंट चेक करके मेरे को तो 20 लाख रुपए मिलते हैं, 20 लाख रुपए टैक्स दे देगा, ठीक है। सो कई बार एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश की जगह अगर इन काइंड गुड्स या सर्विसेज दे देता है, सो दैट इज अ। और एग्जांपल दे दो, मैंने कहा सर 5 लाख रुपए मेरे को गोल्ड दे दो, सो दैट इज आल्सो अ पर्क। एम्प्लॉयर को कोई फायदा नहीं है जी, एम्प्लॉयर को बस ये फायदा होगा कि उसका एम्प्लॉय खुश है। वो तो कहता है मेरे तो 25 लाख जाने ही, मैं तो, आप कहते हो कि जी मुझे ना देकर मेरे लैंडलॉर्ड को पे कर दो, मैं तो पे करनी है, मैं उसको पे कर देता हूँ, मेरे को क्या पता। जो रेंट पे हुआ है या फिर उसको जो गोल्ड मिला वो तो शो करना पड़ेगा। यस, ठीक है। और इनकम टैक्स में जब मैं आपको सैलरी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा इस पे भी टैक्स लग गया जी, ठीक है, ये तो वैसे प्लानिंग है, ठीक है। बट अगर वो एम्प्लॉयर शो नहीं करेगा और एम्प्लॉय भी शो नहीं करेगा फिर इस पे टैक्स लग सकता है, बट दैट इज अ मैल प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज पटिशन। पटिशन इज रिटन रिक्वेस्ट टू द कोर्ट। कोर्ट में केस फाइल करने को पटिशन फाइल करना पड़ता है, ठीक है। और पटिशनर जिसने केस फाइल किया है, ठीक है, तो एक पार्टी में ना हमेशा, एक केस में हमेशा 2 लोग होते हैं, पटिशनर और एक रिस्पोंडेंट, ठीक है। पटिशनर जिसने कंप्लेन की है, रिस्पोंडेंट जो दूसरा बंदा जिसको बुलाया गया कि सर आपकी शिकायत आई है, आओ जी प्लीज कोर्ट, दैट इज अ रिस्पोंडेंट जिसने खुद नहीं कभी कुछ कहा था, जो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो एक पटिशनर, पटिशनर का एक दूसरा नाम है प्लेंटिफ। प्लेंट होता है, प्लेंट वर्ड्स में प्लेंट, कंप्लेंट, कंप्लेंट किसी की शिकायत करना, प्लेंट होती है रिक्वेस्ट करना, गुहार लगाना, प्लेंटिफ जो रिक्वेस्ट लेकर जा रहा है, ठीक है। सो पटिशनर इज द प्लेंटिफ जो रिक्वेस्ट लेकर बैंक में, कोर्ट में गया है। चलिए आगे, नेक्स्ट इज द पेटी कैश। पेटी कैश स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैश जो हमारे पास डे टू डे खर्चों के लिए हम अपने पास रखते, दैट इज अ पेटी कैश। जैसे शॉपकीपर्स ऐसा करते हैं, ठीक है, रात को जब शॉप बंद करते हैं तो सारा कैश निकाल लेते हैं, थोड़े बहुत 1000, 2000, 4000 छोड़ देते हैं कि सुबह जब आएंगे तो कैश काउंटर बिल्कुल भी खाली ना हो ना, थोड़ा बहुत किसी को चेंज देनी हो तो छोटे नोट्स वगैरह छोड़ देते हैं, दैट इज अ पेटी कैश। ये जो पैसे उनको नहीं चाहिए होते उसको बैंक में भेज देते हैं, अपने नौकर को भेज के ये जाओ 5 लाख बैंक में जमा करा, 10-20 हजार जो रख लिए, दैट इज अ पेटी कैश। नेक्स्ट इज प्ली बार्गेन। प्ली बार्गेन इज आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। एडवोकेट्स ये बड़ा कर देते हैं, ठीक है। एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को अप्रोच करेगा, जो केस लड़ते हैं जी कोर्ट के अंदर, कहते हैं कि जी अपनी पार्टी से करो ना बात, ऐसे ही सालों साल लड़ते रहेंगे, ठीक है। अगला कह रहा है कि जी वो 50 लाख मांग रहे हैं, हम 20 लाख देना चाहते हैं, कुछ बीच में सेटल कर लो 35 लाख 40 लाख, ठीक है, आपका भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा। तो दैट इज द प्ली बार्गेन। द एग्रीमेंट अ डिफेंडेंट, ठीक है, एक था पटिशनर और दूसरा है डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट का दूसरा नाम है डिफेंडेंट, जिसकी शिकायत लगाई है आपने।
मेक्स विद द प्रोसिक्यूटर टू अवॉइड द ट्रायल, यूजुअली इन्वॉल्व्स प्लीडिंग। वो अपनी गलती तो मान लेता है लेकिन वो कहता है कि जी मैं कम रुपए देने को, या लाइटर सेंटेंस कि मैं 7 साल के लिए जेल में नहीं जाना चाहता, 5 साल के लिए जेल में चला जाता। दैट इज द प्ली बार्गेन, ठीक है। ये बहुत कॉमन है जी। ये ना कोर्ट भी बड़ी बार कहती है कि अपनी गलती मान जाओ, कम सजा देंगे, ठीक है। नहीं मानोगे फिर अच्छे से 15 साल के लिए जेल में भेजेंगे। चुपचाप मान लो, कन्फेस कर लो, इजी कर दो हमारे लिए भी, तो हम आपको कम सजा दे देंगे। नेक्स्ट इज द पोर्टफोलियो, अ लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी। पोर्टफोलियो समझते हैं, इंग्लिश में बड़ी कॉमन सेइंग है कि डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कल वो बास्केट गिर गई तो सारे एग्स टूट जाए, ठीक है। आप घूमने जाते हैं तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, सारा कैश एक जगह मत रखो, थोड़े से कॉर्ड जीन्स की पॉकेट में रख देना, एक सूटकेस में रख देना और बाकी अपनी पॉकेट में, ताकि हर जगह सेम वे आज मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जो मेरी 1 साल की सेविंग्स है, तो मेरे को उन्होंने क्या कहा कि जी सारे एक जगह मत लगाना, एक ही शेयर में मत लगाना, अलग अलग शेयरों में लगाओ। एक कंपनी डूब गई तो आपका सारा पैसा ना डूबे। सो मैंने क्या बना लिया, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इज लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। मल्टीपल जगहों पे जब मैं पैसे लगाऊं, बट अगर मैंने सारा पैसा एक ही जगह लगाया तो क्या ये पोर्टफोलियो है? आंसर इज देन इट इज अ सिंगल सिक्योरिटी। फिर इसको पोर्टफोलियो नहीं है। पोर्टफोलियो में एक से ज्यादा सिक्योरिटीज होती है। प्राइस बैंड, प्राइस बैंड इज, हम कभी कभी किसी सिक्योरिटी के ऊपर ना लिमिट लगा देते हैं कि ये एक दिन में इससे ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर सकता। लेट अस एक 100 रुपए का शेयर है, तो हमने कहा कि सर इसका 5% का प्राइस बैंड है, 5% का। इसका मतलब ये 105 से ऊपर नहीं जा सकता, 95 से नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। तो लेटेस्ट उस कंपनी की बड़ी सुपर हिट न्यूज आ गई, लेटेस्ट ये आ गया कि रिलायंस इसको टेक ओवर करने वाला है, ठीक है। सो इन दैट केस सभी उसका शेयर खरीदना चाहते हैं, ठीक है। सो इन दैट केस ये एक दिन में 105 से ऊपर नहीं जा सकता। मैं बिड डाल रहा हूं कि मैं 106 पे खरीदना चाहता हूं, बिड डाल ही नहीं सकती क्योंकि वो 105 से ऊपर एक दिन में जा नहीं सकता। और वाइस वर्सा कोई बैड न्यूज आ गई, ठीक है, कि इनके एमडी को किसी ने अरेस्ट कर लिया जी, ठीक है। सो इन दैट केस वो 95 से नीचे नहीं जा सकता। Price rigging. Price rigging is sort of price speculation. Price speculation की एग्जाम्पल दो थोड़ी सी, ठीक है, सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे हर्षद मेहता केस हुआ, ठीक है, और जितने भी इंडिया में स्कैम्स हुए वो स्पेकुलेटर्स थे, ठीक है। सो क्या करते थे मैं आपको बताता हूं। लेट अस से एक शेयर मैंने ना, आई एम अ ब्रोकर, ठीक है, अब मेरे पास वेल्दी लोग हैं जी, ठीक है, वेल्दी लोग जो 100 करोड़ रुपया मेरे को दे सकते हैं, ठीक है। मैंने उनको क्या कहा कि सर आप मुझे ना 500 करोड़ रुपया दे दो, ठीक है, 5 महीने के लिए मैं 10% आपको दे दूंगा या 20% कमा कर दूंगा 5 महीने के अंदर। अगला कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है, एफडी करवाता हूं तो 3 साल में 20% मिलेगा, 7-7-7 करके। ये आप मेरे को 20% कितनी देर में दे दोगे? 5 महीने में। अब सुनना मैं क्या करूंगा, मेरे को 500 करोड़ आ गया, ठीक है, मैंने एक शेयर उठाना है जो 100 रुपए का है, ठीक है, बेवजह उसे खरीदना शुरू कर देना, ठीक है, फॉर नो गुड रीजन, कोई न्यूज नहीं है, वो कंपनी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर रही, ठीक है, बट मैंने उसे खरीदना शुरू कर दिया, उसकी डिमांड बढ़ा देनी। तो आज वो कितने का हुआ? 105 का, ठीक है, क्योंकि मैंने डिमांड बढ़ा दी, सप्लाई उसके उतना ही है, बट डिमांड मैंने बड़े ऑर्डर डाला। अगले दिन मैंने दोबारा से वही किया, खरीदे जा रहा हूं, मेरे पास 500 करोड़ रुपया आ गया ना, मैं खरीदे ही जा रहा हूं। वो अगले दिन कितने का हो गया? 110 का। फिर अगले दिन फिर से 115 का, ठीक है। इससे क्या होगा? ये शेयर अब हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा, अखबारों में आना शुरू हो जाएगा, पब्लिक कहेगी कि इस शेयर में पक्का कोई न्यूज है जो हमें नहीं पता, ठीक है, और ये शेयर ऊपर ही जाए जाएगा। फिर 120 का मैंने कर दिया, अब पब्लिक भी खरीदने शुरू कर दी, देखा देखी कि ये शेयर तो हर रोज ही बढ़ जाता है, ठीक है। अब मैंने छोड़ दिया जी, ठीक है, अब मैं नहीं खरीदता। अब पब्लिक उसको 125 पे ले गई, पब्लिक उसको 130 पे ले गई, पब्लिक 135 पे ले गई। अब मेरे पास तो शेयर बहुत सारे हैं और मैंने कितने पे खरीदे थे? 100, 105, 110 और 115। मेरा एवरेज प्राइस कितना आ गया? लेट अस से 107 मेरी एवरेज परचेज प्राइस। अब शेयर का प्राइस कितना हो गया? 140। अब मैंने वो शेयर बेचना शुरू कर दिया, अब मैंने वो शेयर बेचना शुरू कर दिया। अब जैसे बेचना शुरू कर दिया वो नीचे आना शुरू हो जाएगा,
तो वो अब मैंने 140 पे बेचा, 135 पे बेचा, 130 पे बेचा, 125 पे बेचा। एवरेज मैंने वो बेच दिया जी 137 रुपए का या 135 रुपए। तो मेरे को तो प्रॉफिट हो गया जी बड़ा अच्छा खासा 28 रुपए का, 28%। ठीक है, जिसमें से मैं जिनसे पैसे लिए थे उनको विद इंटरेस्ट वापस कर दूंगा। ठीक है, ये लो आप अपना पैसा वापस लो, अगले भी खुश, मैं भी खुश। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। इसमें नुकसान किसका हुआ? पब्लिक का, तो देख के सेंटिमेंट्स में आ गई कि शेयर में पक्का कोई न्यूज है, जिनको पता नहीं कि शेयर ऊपर क्यों जा रहा है। ये है जी सट्टा बाजार। तो ये है कि प्राइस रिगिंग, जिसमें आप किसी भी शेयर का प्राइस खाम ऊपर या नीचे ले जाते हैं। इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट, बहुत सारे लोग मिलके, जब बुल या बेयरिश, बुल मतलब ऊपर लेके जाना, बेयरिश मतलब नीचे लेके जाना, टू मैनिपुलेट द प्राइस। तो शेयर में ऐसी कोई बात थी नहीं कि उसका शेयर 100 से 140 का हो जाए 10 दिनों के अंदर, विदाउट द रिगार्ड ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। आपने नहीं देखा उसकी बैलेंस शीट कितनी अच्छी है, कंपनी क्या काम करती है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं, बस आप तो खाम उसको ऊपर या नीचे लेकर जा रहे थे। प्रोसिक्यूट करना, प्रोसिक्यूट जेल में डाल दीजिए। टू कैरी अ केस ऑन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है जी, किसी के ऊपर केस कर देना, प्रोसिक्यूट करना, हम बोलते हैं प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर इज द सरकारी एडवोकेट। ठीक, तो सरकार की तरफ से केस करता है, तो रिस्पोंडर की तरफ से होता है कि केस की तरफ से जो केस करता है। आई क्या जी, प्रोसिक्यूटर इज द स्टेट्स अटॉर्नी। ठीक है, स्टेट मतलब जो स्टेट का जो एडवोकेट है, जो रिप्रेजेंट करता है स्टेट को इन क्रिमिनल केस अगेंस्ट द डिफेंडेंट, जिसने केस किया। नेक्स्ट इज द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस आपको पता ही है, जब कंपनी अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है तो अपना प्रोस्पेक्टस ऑफर करती है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में कंपनी का सब कुछ रहता है कि कंपनी कब बनी, क्या काम करती है, हम पब्लिक से कितना रुपया लेना चाहते हैं, उस पैसे का क्या करेंगे, सब कुछ प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है। सो अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी इनवाइटिंग द सब्सक्रिप्शन, कि आप हमारे शेयर को अप्लाई कीजिए। इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है जो इन्वेस्टर को पढ़नी होती है, और इसमें सारे रिस्क फैक्टर्स के बारे में भी बताया है। Are we good? Next is the proxy. सुना है किसी ने proxy? पता ही होगा जो कॉलेज के अंदर है ना, अटेंडेंस के अंदर आप कहते हैं कि जी मेरी प्रॉक्सी मार्क करवा दो, मतलब आप नहीं है बट फिर भी आपके बिहाफ पे कोई आपकी अटेंडेंस मार्क करवा दे। इसी तरह से कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग, ठीक है, जिसमें हमने कहा सभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, मैं कहाँ पे बैठा हूँ? जी लुधियाना में। तो मैंने कहा जी मैं तो नहीं आ सकता, ठीक है, डिस्टर्बेंस ही बहुत है, वैसे भी आपको पता है आजकल। सो इन दैट केस दिल्ली में मेरा कजन था, मैंने उसको ना प्रॉक्सी लेटर बनाकर दे दी कि मेरे बिहाफ पे मेरा ब्रदर रहेगा, ठीक है, और वो जो भी वोट करेगा यस और नो फेवर में, मतलब कि कंपनी की मीटिंग में जो भी आपने फैसला लेना है वो मेरे बिहाफ पे फैसला लेगा। क्या फैसला लेना है वो मैं उसे बता चुका, ठीक है, क्योंकि कंपनी की मीटिंग में एजेंडा मेरे को पहले ही आ जाता है कि ये 3 बातें डिस्कस होंगी, वो मैंने सारा स्टडी कर दिया, मैंने उसको बता दिया। वो प्रॉक्सी लेटर लेकर जाएगा, उसको अंदर एडमिशन मिलेगी और वो बताएगा कि मिस्टर राघव के बिहाफ पे मेरा ये फैसला है, ठीक है, दैट इज हाउ इट इज। आर वी गुड? तो मीटिंग का कोई और पर्सन भी कर सकता है या दैट्स व्हाट आई से, जैसे मेरी कजन तो मीटिंग का वैसा कोई इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल एक ही बंदा 2 शेयर होल्डर्स का नॉमिनी हो सकता है। यस, लेटर से वो शेयर होल्डर खुद भी था, उसके पास भी 500 शेयर थे और 400 मेरे पास थे, तो उधर जाकर वो 900 वोट्स डालेगा। 500 वो कहेगा मैं खुद मालिक हूँ, 400 की मेरे पास प्रॉक्सी लेटर है, ठीक है, तो मैं 900 वोट्स डाल रहा हूँ। और वो 900 अलग अलग भी हो सकती है, शायद उसने सोचा था यस, मैंने बोला था नो, तो जो मैंने बोला था मेरे शेयर पे वो नो ही बोलेगा। सो वन हू एक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर, यूजुअली authorized by a member of a company to present and vote on his behalf in the meeting. तो मीटिंग में आप मेरे बिहाफ पे चले जाना और वहां पे प्रेजेंट और वोट आप करना। कोरम इज द मिनिमम नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में जरूर आएगा कोरम, मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स, कि कम से कम इतने तो आने ही चाहिए, अगर इतने भी ना आए तो मीटिंग शुरू नहीं हो सकती। मीटिंग को शुरू करने के लिए, मीटिंग में बिजनेस करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए कम से कम इतने लोगों को तो आना ही पड़ेगा, दैट इज टू बी नोन एज द कोर। क्लियर? नेक्स्ट इज रिसेशन। रिसेशन भी आपको पता होगा, न्यूज में आप सुनते हैं, जब मार्केट में मंदा चल रहा होता है उसको हम रिसेशन बोलते हैं। अ कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री अंडर विच द बिजनेस इज कंडक्टेड एट ए रिड्यूस्ड लेवल, तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइसेस नीचे गिर जाते हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट इज द रिकॉर्ड डेट।
सुनिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। रिलायंस की बात करते हैं। रिलायंस में ना 50 करोड़ शेयर्स है, ठीक है, एक शेयर उसका 2000 रुपए का है और 50 करोड़ शेयर है। अब ये 50 करोड़ शेयर होल्डर्स हर रोज चेंज हो जाते हैं, ठीक है, किसी ने शेयर बेच दिया, किसी ने खरीद लिया। हर रोज आप स्टॉक एक्सचेंज में देखेंगे तो वहां पर लिखा आएगा आज 3 करोड़ शेयर खरीदे और बेचे। अगले दिन देखोगे आपको उसमें आएगा आज 2.5 करोड़ शेयर खरीदे और बेचे। मतलब 2.5 करोड़ के शेयर होल्डर चेंज हो गए। पहले मिस्टर ए वो शेयर होल्डर था, अब उसकी जगह बी आ गया, सी की जगह डी आ गया, ई की जगह एफ आ गया। तो शेयर होल्डर्स हर रोज चेंज हो जाते हैं। ये बात क्लियर है। अब रिलायंस ने डिविडेंड अनाउंस किया कि हम अपने शेयर होल्डर को 5 रुपए का 10 रुपए का डिविडेंड देना चाहते हैं। अब कौन से शेयर होल्डर को दें? शेयर होल्डर तो हमारे रोज चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और फिर अब लड़ाई होगी, ए कहेगा कि जी मुझे मिलना चाहिए था क्योंकि जिस दिन अनाउंस हुआ उस दिन तो मैं था। बी कहता है कि सर जिस दिन घर पे आया उस दिन तो मैं था, ठीक है। हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड डेट। हमेशा डिविडेंड ऐसे अनाउंस होगा कि कंपनी ने कहा 10 रुपए का डिविडेंड देंगे। रिकॉर्ड डेट इज, आज लेटेस्ट से जो भी डेट है 10 जनवरी, रिकॉर्ड डेट इज 10 जनवरी। 10 जनवरी की सुबह को जो हमारा शेयर होल्ड करता है उसको मिल जाएगा, ठीक है। और बस हमने 10 जनवरी की सुबह देखा और कुछ नहीं देखा। अब 9 तारीख को शेयर होल्डर थे और 9 को आपने बेच दिया, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने 9 को खरीद लिया, मेरे को मिल जाएगा क्योंकि 10 तारीख की सुबह मैं शेयर होल्डर था, ठीक है। दैट इज द रिकॉर्ड, अ डेट विच इज रिकॉर्ड as the company are closed for the purpose of determining the stockholder, जिनको डिविडेंड, प्रॉक्सी, राइट इशू, बोनस, ये सब कुछ अगर देना होता है तो हमेशा हम रिकॉर्ड में लेकर आते हैं। नेक्स्ट इज रेमिटेंस, पैसे रिमिट करना चाहिए, ठीक है, जैसे बैंक से रिमिट करना, ट्रांसफर, रेमिटेंस, अ मनी सेंड बाय वन पर्सन टू अनदर, यूजुअली बाय पोस्ट। ऐसा कुछ नहीं है जी, यूजुअली बाय पोस्ट, ठीक है, इसको क्रॉस कर दो। पुरानी बातें होगी, पहले पोस्ट से पैसे आते थे जी, डाकिया लेकर आता था, ठीक है, राखी शादी वगैरह पे। आजकल कौन करता है? आजकल पेटीएम चलता है, बैंक से चलता है। नेक्स्ट इज द रेपो रेट। रेपो रेट इज, आप ना यहां पे लिख लीजिए, बैंक फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से बैंक अगर पैसे लेने जाएगा तो आरबीआई बैंक को कितने पर उधार देता है, ठीक है। आरबीआई ने बैंकर्स को कहा कि सर कभी आपके पास पैसे कम पड़ रहे हो, हमसे उधार ले लेना, ठीक है। कितने पर दोगे? 4%। अगर आरबीआई से आप पैसे उधार लेते हैं और रेट कितना है? 4%, ठीक है। तो बैंक मुझे क्या 4% से महंगा लोन देगा या सस्ता देगा? ऑब्वियसली बैंक ने भी तो कुछ कमाना है। बैंक कहता है 4 तो मैंने आगे ही दे देना है, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा? मेरे से 6% चार्ज करेगा या 8% चार्ज करेगा, जिसमें से 4% अपने खर्चों के लिए, रेंट, सैलरी, सारा बैंक सिस्टम, कंप्यूटर सबके लिए खर्च करेगा और 4% उसने आगे आरबीआई को देना है, ठीक है। तो आरबीआई ने अगर कल ये 4 की जगह 14 कर दिया तो मेरे को भी लोन फिर कितने पे मिलेगा? 18 पे मिलेगा, क्योंकि बैंक ने तो अपना 4%, 3% कमाना ही कमाना है, ठीक है। सो दिस इज द बेस रेट, दिस इज द रेपो रेट, ठीक है। सो पहले बेस रेट होता था, अब वो खत्म हो गया जी, उसकी जगह बैंक ऑफ आरबीआई क्या लिख रहा है? रेपो रेट। रेपो रेट एट विच द बैंक बोरोज द मनी फ्रॉम द आरबीआई। एक अभी आगे जाकर आगे आएगा रिवर्स रेपो रेट। ये देखिए जी, रिवर्स रेपो रेट अगले पेज पे पढ़ी लेते। इसमें आरबीआई बोरो कर रहा है जी बैंक से। आरबीआई ने बैंकर को पता है क्या बोला? अगर आपके पास सरप्लस कैश हो हमें दे दो। ऊपर क्या कह रहे थे कि कैश आपके पास कम है, हमसे ले लो। रिवर्स रेपो रेट में बैंक ने आरबीआई ने बैंक को क्या कहा कि आप हमारे पास डिपॉजिट भी करवा सकते हो। अगर आपके पास कैश ज्यादा हो गया आप हमें डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। आर वी गेटिंग इट? सो रेपो रेट क्या है? द रेट एट विच द बैंक बोरोज फ्रॉम द आरबीआई। और रिवर्स रेपो रेट क्या है? द रेट एट विच द बैंक डिपॉजिट्स विद द आरबीआई, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दो रेट बता रहा हूं, आपने मेरे को बताना है कि रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट कौन सा है। एक है जी 3% और एक है 4%।
आपके हिसाब से रेपो रेट इनमें से कौन सा है, 3 या 4? और 4 इज रिवर्स रेपो रेट। शो ऑफ हैंड से बताइए जी, हाउ मेनी ऑफ यू से कि 3% इज अ रेपो रेट? हाउ मेनी ऑफ यू से कि 4% इज अ रेपो रेट? दिमाग सर रिवर्स रेपो रेट अगर ज्यादा होगा तब भी बैंक डिपॉजिट कराएगा तो कुछ ना कुछ करके अपने पास सेटल करेगा। It's wrong perception, मैं बता देता हूँ। This is the repo rate. Repo rate is always bound to be higher than the reserve repo rate. नहीं तो मैं RBI से बोरो करूंगा 3 पे और RBI के पास से डिपॉजिट करवा दूंगा 4। RBI को बोलूंगा कि 500 करोड़ मेरे को दो, वो कहता है मैं 3% पे देता हूँ, ठीक है। और RBI के पास ही मैं कहूँगा 4% पे आप ये FD करवा दो, 1% मेरे को मिलता है, ठीक है। इसमें मेरी पॉकेट से तो कुछ गया ही नहीं, उनका पैसा उन्हीं को जमा करवा दिया और 1% करवा, ठीक है। सो RBI अगर उधार देगा तो हमेशा 4 करेगा। जैसे कि आप बैंक के पास लोन लेने जाते हो तो बैंक से पूछना लोन का क्या रेट होगा, 8, 9, 10, और मैं कहूंगा FD का क्या रेट है, देखा 5 या 6, ठीक है। अगर ये उल्टा होता, मैं बैंक से ही लोन लेता 5% पे और बैंक कोई FD करवा देता 10% पे, मेरे घर से तो 1 रुपया भी नहीं गया, मैं बैठो अजीब अमीर होता रहता, ठीक है। सेम इज विद RBI। नेक्स्ट इज द रिजर्व प्राइस। ऑक्शंस देखिए आपने, ठीक है। ऑक्शन में ना हमेशा बड़ा फ्लक्चुएटिंग रहता है, आपको बड़ा अच्छा प्राइस भी मिल सकता है, बड़ा कम प्राइस भी मिल सकता है, लेकिन ऑक्शनियर को आप बोल देते हैं कि सर ये रिजर्व प्राइस है, ठीक है, आप 1 रुपए से ना बिडिंग शुरू कर देना। तो लेट अस से मेरे पास कोई कॉइन है, कोई एंशिएंट कार है, ठीक है, मैंने कहा सर रिजर्व प्राइस है 20 लाख, अगर 20 लाख से नीचे नहीं बेचूंगा, 20 लाख के ऊपर जितने मर्जी पे बेच देगा, ठीक है। सो अगर किसी ने कहा 15 लाख हो गएगा, नहीं 15 के ऊपर, दैट इज रिजर्व प्राइस, द मिनिमम प्राइस सेट इन द एडवांस, और ऑक्शनियर इतना रुपया नहीं मिलेगा तो नहीं बेचेगा। रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव इज द बैक डेट्स। कई बार हम हमारे देश में कोई कानून लेकर आते हैं और वो कानून हम क्या कहते हैं, आज से लागू नहीं, बैक डेट से लागू होगा, 10 साल पीछे से ये लगना शुरू होगा, फाइन। सो रेट्रोस्पेक्टिव इज अर्लियर डेट, आज से लगना नहीं शुरू होगा, बैक डेट से जब हम कोई चीज को, ज्यादातर कानून इंडिया में 99% प्रोस्पेक्टिव होते हैं कि कल से लगना शुरू होगा, ऐसी तो होना चाहिए, ठीक है, बट रेट्रोस्पेक्टिव से भी कई बार कानून लग जाते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव ज्यादा लॉजिकल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मिस्टर ए सिगरेट पीते, ठीक है, और वो पी रहे हैं और वो कहते हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आज कानून आया कि 5 साल पहले से जिसने भी सिगरेट पी उसको जेल, तो बड़ी गलत बात। आप आज से लगाओ ना, आज से हम छोड़ देंगे, हमें तो पता नहीं था, क्योंकि जब मैं वो कर रहा था तब मेरे को नहीं पता था कि ये इलीगल है और इसके ऊपर जेल हो जाएगी, अगर पता होता तो मैं करता ही, ठीक है। सो रेट्रोस्पेक्टिव इज बैक डेट से कोई कानून बनाकर इंप्लीमेंट कर देगा, ठीक है। तो जनरली ऐसा नहीं होता, जनरली प्रोस्पेक्टिव कानून आते हैं। नेक्स्ट इज द रॉयल्टी। रॉयल्टी किसी और का नाम जब आप यूज करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो उसको जो आप पेमेंट करते हैं, दैट इज टू बी एज द रॉयल्टी। rummaging, rummaging की एग्जाम्पल इंडिया में ना काउ मीट बैन है, क्योंकि हम इंडिया में जो मेजॉरिटी जो हिंदूज हैं वो काउ की पूजा करते हैं, ठीक है। सो काउ मीट इंडिया में एक तरह से बैन है, ठीक है। और आपने न्यूज में देखा होगा कि काउज को बहुत बार ना ट्रक में छुपा के लेके जा रहे होते हैं, ऊपर ना बोरियां रखी होती हैं हेड बनाकर, और अंदर काउज बहुत सारी इस तरह से बुरी हालत के अंदर उन्होंने फंसाई होती है, दैट इज अ रॉमेजिंग। कोई भी चीज छुपा कर अगर आप लेकर जाते हैं कार को, ठीक है, जैसे स्मगलिंग का अगर आपने देखा हो या फिर ड्रग्स वगैरह देखी, तो उसको बड़ा छुपा के लेकर जाते होते हैं, ऊपर से कवरेज कुछ और किया होता है और अंदर कुछ और सामान, दैट इज अ रॉमेजिंग। A thorough search of
a ship by a custom officer to detect the undeclared dutiable cargo, जो चीजें आपने छुपा कर लेके गई हैं, ठीक है. So that is the rummaging, जिसमें अब आपकी बहुत अच्छे से छानबीन की जाती है कि आपने कुछ छुपाया तो नहीं. नेक्स्ट इज साफ्ता. इसकी फुल फॉर्म ही पढ़नी है जी आपने, और ये इंपॉर्टेंट है साफ्ता की, आपको पता होनी चाहिए. साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया. सर रमजिंग के जो प्रोसेस की उसमें छानबीन करना कि वो छुपाने वाला प्रोसेस पर रमजिंग डिटेक्ट. नेक्स्ट इज साल्वेज. साल्वेज इज पढ़ा ही होगा आपने. रिकवरिंग द आइटम फ्रॉम द साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन. मतलब जैसे ना मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास कार है सेंट्रो, ठीक है, और वो 18-19 साल पुरानी है, ठीक है. तो हम बहुत बार उसको मजाक करते हुए, टीज करते हुए बोलते हैं कि ये अब कबाड़ में बिकनी है, ठीक है. एज अ कार तो ये बिक नहीं सकती क्योंकि इसकी आरसी भी एक्सपायर हो गई, और जो इसकी हालत है कि ये कबाड़ी है, ये अब लोहे के रेट पे ही बेचेगा, ठीक है. तो दैट इज अ साल्वेज वैल्यू, कि कबाड़ी के रेट पे. कई बार आप कोई चीज को इतना घिसा देते हैं, ठीक है, कि अभी लोहे के रेट पे ही बिकेगी, वैसे इसकी कोई वैल्यू नहीं है. कोई पुराना एसी हो या इस तरह से. साल्वेजेस बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया जी, उसके बाद जो भी कुछ बचा है दैट इज अ साल्वेज वैल्यू, ठीक है. इसको रीसेल नहीं कहते, इसको बोलते हैं साल्वेज, की कबाड़ी में हमने बेच दिया. सैम्पलिंग. सैम्पलिंग इज कई बार ना चेकिंग का बहुत ज्यादा होता है, ठीक है. जैसे मैं ऑडिट पे जा रहा हूँ जिसमें किसी कंपनी के हमें अकाउंट्स चेक करना है, पूरे साल के अंदर लाखों एंट्रीज. हमें को पता है कि जी 6 महीने भी बैठा रहूंगा ना तो ये चेक नहीं कर सकता. हम पता है क्या करते हैं, वहां पे सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है. मैं अपनी टीम को पता है क्या कहूंगा, आप रेंडमली कोई भी हफ्ता उठा लो, एक हफ्ते का चेक करो, ठीक है, और उसमें देखो गलतियां मिली कि नहीं, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग कोई 4 हफ्ते उठा लेते हैं, उसमें थर्डली चेक कर लेते हैं. अगर गलतियां मिली तो फिर और चेकिंग करना. अगर गलती कोई नहीं मिली फिर हम कहते हैं, और ऑडिट रिपोर्ट में भी मैं ये बात लिख देता हूं कि जी मैंने सैम्पलिंग बेसिस पे चेक किया, मैंने 100% चेक नहीं किया बिकॉज इट वाज नॉट वाइड. ये भी यही बात बोल रहा है. सैम्पलिंग का मतलब कि आप कंक्लूजन पे पहुंच गए लेकिन आपने पूरा नहीं चेक किया, आपने रैंडमली कोई भी चीजें उठाकर चेक कर दी. सेट ऑफ. सेट ऑफ इज, मैं किसी के पास पैसे मांगने गया जी कि जी आपने मेरे को 5 लाख रुपया देना था, वो अभी तक आपने दिया नहीं. वो कहता है कि जी 1 लाख लेना भी तो था. मैं कहा ठीक है कर लो सेट ऑफ, 4 लाख तो दो, ठीक है. सो सेट ऑफ इज कि अगर मैंने किसी से पैसे लेने थे, वो कहता है कि जी आपके भी कोई देने वाले खड़े हैं, तो मैंने कहा चलो आप इसी में सेट ऑफ करो, ठीक है, कि मैं आपसे पहले 5 लाख लूंगा फिर 1 लाख दूंगा, आप इसी में सेट ऑफ करो ना. अ क्लेम बाय वन पार्टी व्हेन एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट पेएबल टू अनदर सो दैट द बैलेंस रिमेन्स पेएबल. वो कहता है कि जी वो सेट ऑफ करके जो बाकी बचते हैं वो दे दो. मैंने ठीक है. शेयर सर्टिफिकेट 10 minutes. Share certificate. A certificate issued by a shareholder in the paper or the physical form besides the name of the shareholder. ठीक है. सर्टिफिकेट एक आपको दिया जाता है जब भी आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, अगर वो डीमैट फॉर्म में नहीं है, ठीक है, डीमटेरियलाइज फॉर्म में नहीं है, तो आपको शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था जिसपे प्रॉपर आपका नाम, पता है, एड्रेस और उस किस कंपनी के कितने शेयर हैं वो सब उस पर लिखा रहते थे, और कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर साइन होते थे विद द कॉमन सील. शेयर होल्डर, जिसके पास शेयर होते हैं जिसको शेयर होल्डर कहते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि जिसके पास राइट होता है कि वो अटेंड कर सकता है, वोट कर सकता है एनुअल जनरल मीटिंग में, ऑडिटेड कॉपीज के रिजल्ट ले सकता है, डिविडेंड रिसीव कर सकता है जब भी डिक्लेयर किया जाएगा. सिंपल. नेक्स्ट इज SIB, दैट इज द सिक्योरिटीज एंड द इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ यूके. मेरे को नहीं पता कि यूके और उसका क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है. ज्यादातर जो हमारी स्टडी है वो इंडिया के बेस के ऊपर ही रहेगी. SIB इज द सिक्योरिटीज एंड द इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ यूके. इंडिया में तो कौन सी है, SEBI, ठीक है, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा. मेरे पास ना 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने स्प्लिट करके मेरे को 5-5 के 2 दे दिए. मैं कहा ठीक है. स्प्लिटिंग का कोई फायदा हुआ मेरे को? मेरे पास पहले
100 शेयर थे 10 रुपए का एक, ठीक है, तो टोटल 1000 के शेयर थे। अब कंपनी ने क्या कहा कि 100 की जगह आपको 200 शेयर दे रही हैं 5 रुपए का एक, अभी भी मेरे पास 1000 के शेयर है, तो कोई फायदा तो होगा नहीं, ठीक है। बट आपको समझ में आया हुआ क्या? इट इज एज सिंपल एज दैट कि मेरे पास 100 रुपए का एक नोट था, मैं एक शॉपकीपर के पास गया, मैं कहा सर 50-50 के 2 दे दो, 50-50 के 2 दे दी, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, उसको भी कोई फायदा नहीं हुआ, मेरे को भी कोई फायदा या नुकसान नहीं हुआ। तो स्प्लिटिंग के अंदर कुछ खास फायदा नुकसान नहीं रहता है, ठीक है। सो वो क्या कहता है कि, और कई बार ऐसा भी होता है कि 5-5 के 2 मर्ज करके 10 का एक बना दिया, उसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं। तो स्प्लिटिंग इज कि बड़े शेयर को तोड़ के स्मॉलर डिनोमिनेशन में तोड़ देना, इसको सब डिवीजन ऑफ द होल्डिंग भी कहते हैं। और ऑपोजिट को क्या कहते हैं, जब स्मॉलर डिनोमिनेशन को मिलाकर एक हायर डिनोमिनेशन का बना देते हैं, दैट इज अ कंसोलिडेशन। जिसमें मैंने 50-50 के 2 देके 100 नोट ले लिए, ठीक है। स्पॉट कैश मींस जिसमें पेमेंट ऑन द स्पॉट की जाती है, इमीडिएटली, ठीक है। जैसे कैश ट्रांजेक्शन, आप मोबाइल लेने जाते हैं, आप ऑन द स्पॉट उसको 20,000 रुपया देते हैं, वो आपको मोबाइल देते हैं, दैट इज अ स्पॉट डिलीवरी। स्पॉट डिलीवरी ऑन द स्पॉट। स्पॉट जो वर्ड है ना, वो शेयर्स के केस में यूज किया जाता है, जिसमें अभी के अभी कैश मिलेगा, अभी के अभी आपको शेयर ट्रांसफर किए जाएंगे। स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी एड वैलोरम ड्यूटी होती है जी, गवर्नमेंट को आपको पैसे पे करने रहते हैं जब भी आप शेयर खरीदते या बेचते हैं, ठीक है। बहुत नॉमिनल होती है, लाइक 100 के पीछे 10-20 पैसा। तो अगर आपने 100 रुपए के शेयर लिए तो आपको गवर्नमेंट को 20 पैसा देने पड़ेंगे, तो आपको वो कितने के मिले, 100 रुपए 20 पैसा। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी बुक्स। ये मैंडेटरी बुक्स होती हैं जी, जो गवर्नमेंट आपको बोलती है कि ये तो आपको मेंटेन करनी ही करनी है, जैसे कि चार्जेस का रजिस्टर, मेंबर का रजिस्टर, मिनट्स बुक, मीटिंग्स के एक्सेट्रा। मतलब हर एक कंपनी को ये स्टैट्यूटरी बुक्स मेंटेन करनी मैंडेटरी है, ठीक है, आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी। स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे स्टॉक्स खरीदे और बेचे जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। स्पॉट ट्रांसफर, ये ऊपर भी आया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि जी आप अभी पेमेंट करेंगे। सो इफ द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द, सॉरी इट्स नॉट द स्पॉट, इट इज स्टॉक, ठीक है। मैंने ना किसी को चेक दिया 5 लाख रुपए का, और मेरे को पता लगा कि वो पर्सन को फ्रॉड है। मैंने उसी वक्त बैंकर को कॉल की, मैंने कहा सर चेक नंबर दिस गिवन टू दिस पर्सन, आपने पेमेंट नहीं की, ठीक है, स्टॉप पेमेंट, आपने इसकी पेमेंट नहीं की, बैंकर उसकी पेमेंट नहीं करेगा। सो इट इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द अकाउंट होल्डर टू हिज बैंकर not to encash any payment for any check or the DD from his account in case of loss or theft, ठीक है। तो DD तो हर कोई देता है। Yes. चेक के केस में ही होती है जी, DD यहाँ पे लिखा तो हुआ है, बट 99% इट इज इन द केस ऑफ चेक। DD तो मैंने आपको कल भी बताया था, इट इज प्रीपेड, ठीक है, इसमें तो पेमेंट हो चुकी है। सब्जुडिस होता है वो मामला जो कि कोर्ट में अभी पेंडिंग है, ठीक है। बड़ी बात, आपने अगर देखा हो इंडिया टीवी पे ना रजत शर्मा की आपकी अदालत आता है, ठीक है, तो उसमें वो बड़ी बड़ी पॉलिटिशियंस को बुलाता है और उनसे क्वेश्चंस पूछता है। तो बहुत बार पता है वो क्या जवाब देते हैं कि ये मामला सब्जुडिस, मतलब ये कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, अभी मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है, I cannot say anything because it is pending in the court. So कहते हैं a matter which is pending in the court is to be known as sub judice. Parties को कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहिए जो कि मैटर को अफेक्ट करे, ठीक है। So they are not supposed to do anything or say anything or make any statement जो कि उस मैटर को अफेक्ट करे in any manner. Subrogation का मतलब होता है to step into the shoes of another. सुना है आपने ये वर्ड सब्रोगेशन? इंडेमनिटी, एम्पैथी, अच्छा, कंपैशनेट हो गया, आप समझ रहे हैं, किसी और का दुख फील करना, तो स्टेप इनटू द शूज ऑफ अनदर, ये वो नहीं है। सुनिएगा जी क्या है।
एलसी याद है आपको, लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, जिसमें मिस्टर जिनपिंग ने कहा था बैंकर को कि आप मेरी गारंटी ले दो कि जी अगर ये 5 लाख रुपए नहीं है तो एक्सपोर्टर ने पैसे मांगे इंपोर्टर से, जिनपिंग से, उसने दिए नहीं, उसने बैंकर से। नाउ द बैंकर विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द एक्सपोर्टर और वो कहेगा कि सर अब आप मेरे को 5 लाख वापस करो, बट वो कहेगा बैंकर को कि मैंने तो आपसे कोई गुड्स खरीदे ही नहीं। राइट तो एक्सपोर्टर का था कि एक्सपोर्टर मेरे से पैसे मांग सकता था, वो मेरे पे केस कर सकता था। बैंकर कैसे केस कर रहा है? बैंकर कहता है बिकॉज आई हैव डन द सब्रोगेशन, आई हैव स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। अब मैं उस एक्सपोर्टर की जगह पे खड़ा हूं और एक्सपोर्टर के सारे राइट्स मेरे पास है, ठीक है। अब बैंकर मेरे पे केस करेगा कि आप मेरे को 5 लाख, एक्सपोर्टर तो उस पर केस करेगा नहीं, एक्सपोर्टर को तो उसके पैसे मिल गए क्योंकि बैंकर ने उसके बिहाफ पे वो पैसे दे दिए, ठीक है। नाउ द बैंकर विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द एक्सपोर्टर और वो अब केस करेगा जिनपिंग के ऊपर कि सर इन्होंने हमारे से 5 लाख रुपए लिए, ये वापस नहीं कर रहे। क्लियर हुआ? The legal principle जिसमें entities and insured only the actual loss sustained in the case of pure indemnity। indemnity भी यही था कि आपके बिहाफ पे जो मैंने खर्चा किया ना मेरे को उसकी रिकवरी चाहिए, ठीक है। इंडेमनिटी याद है आपको, मैंने कल भी इसकी एग्जाम्पल दी थी कि आपके बिहाफ पे अगर मैंने कोई खर्चा किया तो वो आपको मुझे रीइंबर्स करके देना पड़ेगा। नेक्स्ट है सुओ मोटो। सुओ मोटो का बस एक ही मतलब होता है ऑन इट्स ओन, खुद से कुछ करना, दैट इज द सुओ मोटो। ए ने बी का मर्डर कर दिया, केस बता रहा हूं आपको, ए ने बी का मर्डर कर दिया, बी का कोई वाली वारिस दोस्त कोई भी नहीं, ठीक है। ए पे किसी ने केस ही नहीं किया, कोर्ट ने खुद ए पे केस किया जिसके अंदर प्रोसिक्यूटर को स्टेट अटर्नी बिठाकर उसके ऊपर केस लगा दिया। हमने कहा कि सर इसमें कोई केस किया किसने, प्लेंटिव कौन है, पटिशनर कौन है, किसने कंप्लेंट की? कहते कोई भी नहीं, सुओ मोटो, कोर्ट ने खुद ही केस खोल दिया जी आपके ऊपर, ठीक है। सो दैट इज द सुओ मोटो। द कोर्ट में टेक द एक्शन ऑन इट्स ओन व्हेन द फैक्ट्स रिक्वायरिंग द लीगल इंटरवेंशन। जब कोर्ट को ये बात पता लगी तो कोर्ट खुद आपके केस करे, कोर्ट वेट नहीं करेगी कि कोई बी के बिहाफ पे आए और केस लॉन्च करे। जब सामने सब कुछ हुआ तो कोर्ट खुद भी आपके एक्शन ले सकती है। टेक ओवर, किसी और की कंपनी को टेक ओवर कर लेना बाय परचेजिंग द मेजॉरिटी ऑफ इट्स शेयर्स। जैसे कि मिस्टर ए के पास ए लिमिटेड में 80% शेयर थे, फिर से बोल रहा हूं, मिस्टर ए के पास ए लिमिटेड में 80% शेयर थे, तो ए लिमिटेड पे किसका कंट्रोल है? ऑब्वियसली इसमें सोचना क्या था, मिस्टर ए के पास ए लिमिटेड में 80% शेयर है, तो ए लिमिटेड पे किसका कंट्रोल है? ए का, ठीक है। मैं ए से मिला, मैंने कहा सर ये पकड़ो 8 करोड़ रुपए, ये 80% शेयर मेरे को दे दिए थे। वो कहता बड़ा अच्छा प्राइस आप दे दो मेरे को, उसने 80% शेयर मेरे को दे दिए, मैंने ए लिमिटेड को टेक ओवर कर दिया, ठीक है। सो वो कहता है कि एक्विजिशन ऑफ द कंट्रोल, मैंने उस कंपनी का कंट्रोल ले लिया। अब किसका कंट्रोल है? मेरा। अब ए का नहीं है, ए इज हिस्ट्री, ठीक है। अब मेरा कंट्रोल है बाय अनदर कंपनी और एनी पर्सन भी हो सकता है। मेरी एग्जांपल में किसी कंपनी ने टेक ओवर नहीं किया बल्कि पर्सन ने, ठीक है। अचीव्ड, हमने वो कंट्रोल कैसे अचीव किया? बाय द परचेज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ विच, 50% से ज्यादा शेयर मेरे पास हैं तो उस कंपनी का कंट्रोल मेरे पास आ गया। टैरिफ, अलग अलग गुड्स के ऊपर ना कस्टम ड्यूटी के अलग अलग रेट्स रहते हैं, अलग अलग गुड्स के ऊपर अलग अलग ड्यूटी के रेट्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड अगर आप इंपोर्ट करते हैं उस पर अलग रेट है, आप कॉटन इंपोर्ट करते हैं, आयरन करते हैं, सब पे अलग अलग रेट है। रेट्स को क्या बोलते हैं? टैरिफ, टैरिफ, ठीक है, अलग अलग रेट। टैक्स हॉलीडे, टैक्स हॉलीडे इज पीरियड ऑफ टाइम, जैसे ना हमारे देश में ना इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, सड़कें, ब्रिजेस, वेयर हाउसेज, डैम्स, कंपैरेटिव टू एयरपोर्ट्स, ये कम है, तो इंडिया प्रमोट भी कर रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने पता है क्या कहा कि आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है तो पहले 10 साल हम आपको कोई टैक्स ही नहीं देंगे,
इसका मतलब टैक्स हॉलीडे है, 10 साल आपको टैक्स नहीं देना, 10 साल जितने मर्जी पैसे कमाओ, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर दिया? टू प्रमोट, ठीक है। लेटर से मेरे पास 1000 करोड़ रुपया, मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ नया बिजनेस करूँ, तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं इंफ्रा का काम करता हूँ ना, क्योंकि उसमें मेरे को 10 साल टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, मेरे को ज्यादा पैसे बचेंगे, ठीक है। सो जस्ट टू प्रमोट वो क्या करते हैं, टैक्स हॉलीडेज देते हैं। सबको नहीं टैक्स हॉलीडे देते, जहां पे गवर्नमेंट चाहती है कि आप पैसा लगाएं, जो एरियाज हम अपने देश में प्रमोट करें, वहां पे टैक्स हॉलीडेज देते हैं। बट टैक्स हॉलीडे इज नॉट परमानेंट, हमेशा के लिए नहीं दिया जाता, 5-10 साल के लिए दिया जाता है। लास्ट थॉट इज द टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल, आप बुक पढ़ते हैं तो सबसे पहले टेस्टिमोनियल्स आते हैं कि उस ऑथर के बारे में दूसरे लोगों ने क्या कहा है, ठीक है। सो दैट इज अ सर्टिफिकेट इशूड बाय अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू एन इंडिविजुअल अबाउट हिज कंडक्ट, एबिलिटी, क्वालिफिकेशन ऑफ द कैरियर, ठीक है। किसी और पर्सन के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े लोगों के टेस्टिमोनियल्स लेते हैं, ठीक है। मैं काफी सारी बुक्स हैं अभी हमें टेस्टिमोनियल्स आते हैं कि बड़े बड़े लोगों के, और बड़ी सारी बुक्स टेस्टिमोनियल के बेसिस पे बिक जाती है कि अच्छा इतने बड़े बंदे ने इनके लिए इतना अच्छा लिखा है, मस्त। So that is it for today.